अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ रहे थे। इसके अलावा हमने कुछ ट्वीट्स पढ़े थे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से। हमने एक ओवरव्यू लिया था और इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। कुछ मैंने आपको कहा था स्लाइड्स रह गई हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको दोनों स्लाइड्स किसी और की कंपाइल है लेकिन इसमें जो कंटेंट है वो बहुत जानदार है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन अफेयर्स के हवाले से बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। अच्छा, इसमें हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल के हवाले से हमने इन्फोर्स डिसअपीयरेंस पढ़ लिया था और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन असेंबली एंड एसोसिएशन पढ़ ली थी। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के हवाले से साइबर क्राइम के हवाले से बताया था और इसमें यह कि एफआईए का एक बाकायदा एक मुनज़्ज़म इदारा बना दिया गया है जो इस हवाले से एक्शन में, जिसमें वो ट्वीट्स और जो भी चीज़ें इस हवाले से आप लोगों ने एक वर्ड यूज़ शुरू होगा, फोर्थ जनरेशन वॉर, फिफ्थ जनरेशन वॉर, जो बेसिकली मीडिया की वॉर है। जिसे आप लोगों ने अगर पढ़ा हो प्रोपेगेंडा थ्योरी, ये भी आप लोग से एक सवाल भी है कि हु इज़ द फादर ऑफ प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा थ्योरी एक वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जन्म दी गई थी इसने, और जिसके बेस पे जंगें जीती जाती हैं आज के दौर में भी। और आज चूँकि मीडिया का दौर है और ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया का बहुत इन्फ्लुएंस है, दुनिया के प्रेसिडेंट, सरबराहान, आईएसपीआर जैसे इदारे मौजूद हैं, बड़े बड़ी सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं, और इनकी जो रियल इश्यूज़ हैं वो उसमें सॉल्व हो रहे हैं सोशल मीडिया की कैंपेन के थ्रू। और उसमें इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट तक मौजूद हैं। तो इस हवाले से प्रोपेगेंडा आज के दौर में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल हो गया है। तो इसको आप एक बार रिवाइव करेगा और मुझे बताएगा भी कि हु इज़ द फादर ऑफ प्रोपेगेंडा। और ये मालूम होना चाहिए, ये अक्सर आप जब एग्ज़ाम्स देते हैं, आगे जाके अगर कभी एनटीएस देते हैं या फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम देते हैं या मीडिया के लेक्चर के हवाले से देते हैं, तो ये सवाल ज़रूर आता है। तो ये आपको जितनी भी थ्योरीज़ हैं वो और उस थ्योरीज़ के फाउंडर्स प्लस प्रोपेगेंडा के हवाले से कि ये क्या है। और आज जो फिफ्थ जनरेशन वॉर की बात हो रही है, जो साइबर वॉर है, जिसके बेस पे इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया में भी काफ़ी सरगर्म रहते हैं दोनों, तो ये क्या चीज़ है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन असेंबली एंड एसोसिएशन, इसमें मैंने जमाल खशोगी का वाक़या ज़िक्र किया था कि कैसे उसको कत्ल कर दिया गया था। इससे रिलेटेड चीज़ें पाकिस्तान में भी बहुत से लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक किए गए हैं और बहुत से लोगों को सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए गिरफ़्तार भी किया गया है। जैसे यहाँ पे ये बता रहा है, इन फरवरी अरमान लोनी, अ पीटीएम एक्टिविस्ट फ्रॉम बलोचिस्तान, डाइड आफ्टर बीइंग बीटन बाय पुलिस ऑफिसर्स फॉलोइंग हिज पार्टिसिपेशन इन पीसफुल प्रोटेस्ट इन द लोरालाई डिस्ट्रिक्शन। तो ये भी सोशल मीडिया में एक्टिव था काफ़ी। इसी तरह गौहर वज़ीर, अ जर्नलिस्ट फ्रॉम खैबर न्यूज़ टीवी वाज अरेस्टेड। इन्होंने एक ओवरव्यू दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह एक खातून थी गुलाला इस्माइल, जो कि अच्छा, एक होता है मिस यूज़ और एक होता है डिस डिस अब्यूज़ डिस अब्यूज़ ऑफ मीडिया, ठीक है। जिस इसमें दोनों में फ़र्क है। एक तो चले ये छोटा जुर्म है, जो दूसरा है उसमें आप अ, अगले बंदे की जो इज़्ज़त नफ्स है उसको मजरूह करने पे आ जाते हैं। यानी आप ठीक है कैंपेन चलाएं, ट्वीट्स चलाएं, सब कुछ करें, मगर आपको इतनी आज़ादी नहीं है कि आप कि अगले बंदे को गाली दें या उसे बदनाम करें या उसके करैक्टर एसेसिनेशन करें। क्योंकि आजकल तो आसान है ना कि कोई भी प्रोपेगेंडा चलाया, किसी के खिलाफ कोई भी इल्ज़ाम लगा दिया, फ़ोटोशॉप कर दिया उसके खिलाफ, उसके करैक्टर के बारे में कुछ भी कह दिया और विदाउट एनी प्रूफ। इसीलिए आजकल नई थ्योरीज़ और नए टर्मिनोलॉजीज़ और नई 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 किस्म की टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हो रही हैं, जिसमें फ़ेक न्यूज़ को टैकल कैसे करना है, फ़ेक न्यूज़ को कैसे मालूम करना है कि ये सही है गलत है, पिक्चर्स को देखना है कि मॉर्फ्ड हैं या बिल्कुल ओरिजिनल फ़ोटोज़ हैं। तो ये चीज़ें जर्नलिस्ट को आनी चाहिए, ये इनके हैंडी टूल्स कहलाते हैं। जो जर्नलिस्ट के पास इस तरह के टूल्स होंगे वो अपने वक्त के दूसरे जर्नलिस्ट से आगे निकल जाएगा। अगर उसको पता होगा कि तहकीकाती सकाफ़त है क्या, तहकीकाती सहाफ़त, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जिसे कहते हैं, जिसका बड़ा मांग है। पनामा में भी यही रिपोर्टर्स थे, और ये वो रिपोर्टर्स होते हैं जिनको बाज़ औक़ात एंकर से भी बड़ा मकाम मिलता है, क्योंकि इनकी जो रिपोर्ट्स होती हैं, स्टडी होती हैं, बिल्कुल रिसर्च बेस्ड होती हैं, एविडेंस बेस्ड होती हैं, और वो जब छपती हैं तो उसको कोई
छुटका नहीं सकता। इसी तरह सहाफ़ी कुछ करते हैं जिसे कहते हैं स्टिंग ऑपरेशंस, वो भी आप लोगों ने सुना होगा अक्सर, जिसमें खुफिया कैमरा लगाकर या रिकॉर्डिंग करके टेप करके किसी से कोई बात निकलवाते हैं और इससे उसकी करप्शन पकड़ के बेनकाब किया जाता है। तो जो साहब इस दौर में टेक्नोलॉजी में अच्छा होगा, कंप्यूटर में अच्छा होगा, डाटा के हवाले से अच्छा होगा, फेक न्यूज़ टैकल करना जानता होगा, रेफरेंसेस उसके अच्छे होंगे, तो वो ऑब्वियसली बाकी दूसरे लोगों से जल्द आगे निकल जाएगा। इसी तरह अगला है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, गर्ल्स एंड ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स। तो ये तो बहुत गंभीर मसला है हमारे यहाँ जो डोमेस्टिक वायलेंस है औरतों का, वो बहुत ज़्यादा है। और पूरी दुनिया में इवन हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ तक इससे महफूज नहीं है, जिसमें एक ताज़ा मिसाल आप लोगों ने सुनी होगी, जो कि एक एक्ट्रेस है अम्बर हर्ड और जॉनी डेप एक्टर, इन दोनों के ख़िलाफ़ चल रही है, जिसमें डोमेस्टिक वायलेंस का जिक्र है। इवन ब्रैड पिट एंड एंजेलिना जोली की जो सेपरेशन हुई है। इसी तरह बॉलीवुड में बहुत है। मी टू कैंपेन बेसिकली हैरेसमेंट और वायलेंस के अगेंस्ट थी, जिसमें हिम्मत की थी कुछ ख़वातीन ने बोलने की, ठीक है, जिसके अगेंस्ट में कुछ मर्दों की भी निकली की थी हिम टू, कि इसके मर्दों के साथ भी होती है। तो बेसिकली बड़े बड़े जब लोग इससे बचे हुए नहीं हैं, तो जो बिल्कुल ही गुमनाम लोग हैं गांव देहात में, घरों में, छोटे मोहल्लात में, तो उनकी आवाज़ तो पास पड़ोसी तक नहीं सुनते, तो क्या कहते अरबाब आला तक या इक़्तिदार तक कैसे जाएगी। तो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन तो हम लोगों से ही सुनते हैं, जो पता चलता है कि कितने मौजूद हैं। या कभी किसी का कोर्ट में चक्कर लगे, किसी को इंटरेस्ट हो कोर्ट रिपोर्टिंग करने का, या कभी किसी के पास रसाई हो पुलिस की एफआईआर्स का, तो आपको मालूम होगा कि कितनी रिपोर्ट्स दर्ज होती हैं इस हवाले से। बहुत से लोग तो जाते भी नहीं हैं, लेकिन मजबूरी के तहत जो लोग चले जाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें नुमायाँ होंगी, जिसमें वायलेंस होगा, तशद्दुद होगा। और ये ख़वातीन, लड़कियाँ, ट्रांसजेंडर के साथ बहुत ही नारवा सलूक किया जाता है, कि उनके बारे में तो समझे कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, इनका तो बल्कि मजाक उड़ाया जाता है। पिछले कुछ लेक्चर में, कमेंट्स में भी कुछ लोगों ने जिक्र किया था इनका, और वो बिल्कुल हकीकत थी कि इनके साथ तो ऐसा बर्ताव किया जाता है जैसे इनका अपना कसूर है कि ये ट्रांसजेंडर बने। तो इनको इवन घर वाले इग्नोर कर देते हैं, घर वाले निकाल देते हैं। फिर है चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड अब्यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है, बच्चों से काम किया जाता है, चाइल्ड लेबर जिसे कहते हैं। उनको वर्क प्लेस में हैरेस किया जाता है, सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता है। और अ, बच्चे क्योंकि मासूम होते हैं, ज़्यादा उनको पता नहीं होता है, लाइफ में उतने एक्सपीरियंस देखे नहीं होते हैं, तो इस तरह के एक्सपीरियंस उनके लिए उनकी शख्सियत में नेगेटिव असर पैदा करते हैं, जो कि आगे तक कायम रहते हैं और शायद कभी ख़त्म नहीं होते, और शख्सियत उनकी बिल्कुल तबाह होकर रह जाती है। तो एक तो चाइल्ड लेबर हमारे यहाँ, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि पाकिस्तान को यूरोपियन यूनियन, हमारा अमेरिका के बाद सबसे बड़ा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है, और उन्होंने कुछ सेंक्शंस लगाई थी सिर्फ इस बेस पे कि जो हमारी फुटबॉल यूज़ होती हैं उसमें हम जो काम कराते हैं वो ज़्यादातर बच्चों से करवाते हैं उसमें। और उसकी वजह ये है हमारी तरफ से कि ख़वातीन और बच्चों से इसलिए कराया जाता है क्योंकि उसमें जो स्किल्स चाहिए होती हैं वो हाथ से एक तो सिलाई करते हैं, तो उसमें दुबले और पतले हाथों की ज़रूरत होती है। इसी तरह क्योंकि यूरोपियन यूनियन क्योंकि ख़िलाफ़ है इस चीज़ के, लेकिन हम कहते हैं कि अगर ये हमने ख़त्म कर दिया तो हमारा ये जो वाहिद हमारे यहाँ हुनर है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की दुनिया भर में पहचान है, जहाँ हमारी बॉल वर्ल्ड कप में खेली जाती है, दुनिया भर में इस्तेमाल होती है सियालकोट की, तो अ, वो हमारा एक एजाज़ भी चला जाएगा। तो समहाउ हम कागज़ में उनको शो करते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन हकीकत में अभी भी मुझे 3 साल पहले एक्सपीरियंस हुआ था विज़िट करने का, तो वो बच्चे और औरतें काम कर रहे हैं इसमें। तो इसके और फिर आप लोगों को आए दिन जो लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं उनको पता है ज़्यादातर ठीक कराने वाले वो छोटे बच्चे होते हैं, या चाय की होटलों पे छोटू का लफ्ज़ आपने सुना होगा अक्सर। तो ये वर्क प्लेस पे कॉमन है, बच्चों से काम कराना, फिर इनसे भीख मंगवाना। बच्चों को फोर्स किया जाता है कि भीख मांगो पढ़ाई की बजाय, हालांकि ऐसे इदारे मौजूद हैं जो झुग्गियों में तालीम दे रहे हैं फ्री, जो स्लम एरियाज़ में। और आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताऊं तो एक शाह लतीफ़ टाउन में एक लड़की थी जो स्लम एरिया की थी, झुग्गी की थी। वो वहाँ से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गई थी ग्रेजुएशन करने,
और उस पर एक आर्टिकल भी अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो वो है फ्रॉम सलम टू हार्वर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंस्पिरेशन है कि कैसे वो झुग्गी की नफ्सियात में रह के जहाँ भीख मंगवाना, पैसे मंगवाना, घरों में कामकाज करना, उस नफ्सियात से तो लोग अप्रोच करते हैं तो लोग हीरे निकल आते हैं इस तरह के। फिर वो वहाँ से निकल के फिर उसने आके कुछ लोगों की अपने इर्द ख़ानदान की ज़िंदगी भी बनाई। तो काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ भी हैं जहाँ इस तरह की चीज़ें हैं। इसके पीछे बेसिकली एक माफिया है, एक पूरा मैंने सोशल वर्क डिपार्टमेंट है कराची यूनिवर्सिटी का, उनके एक प्रोफेसर हैं, उनकी एक रिसर्च है इस पे गदागरी के ऊपर। तो एक मरतबा वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे थे क्योंकि उन्होंने मुख्तलिफ टाउन्स विजिट किए थे और बहुत साल लगाए थे। HEC के प्रोजेक्ट के तहत उन्होंने PhD की थी। तो उसमें उनको फ़ंड था तो ज़ाहिर सी बात है उसमें उन्होंने हर जगह विजिट किया घरों में। तो उन्होंने इन द एंड यही देखा कि ये इन लोगों को जितना भी एम्पावर कर दो, इन्होंने अगले दिन आके फिर पैसा ही मांगना है, क्योंकि ये इनका इनका प्रोफेशन है, ये इसके बगैर रह नहीं सकते। तो इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर था उनके लिए कि उनको नॉलेज दी जाए, एजुकेशन दी जाए, क्योंकि उनके पास उनका जहन फारिग है। अब वो कुछ करना ही नहीं चाहते इसके अलावा, वो जिस माहौल में जाते हैं वहाँ यही चीज़ें। फिर फ्रीडम ऑफ रिलीजन और बिलीफ। अच्छा, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारे मेंबर में आज़ादी है, जो मर्ज़ी बोल ले, जैसा भी बोल ले। शायद इतनी आज़ादी दुनिया में कहीं ना हो जितनी मेंबर की है। मेंबर और मेहराब से जो भी बैठता है वो अपनी मर्ज़ी का कुछ भी बोल देता है। ना उसको स्टेट की तरफ से मिडिल ईस्ट मुल्कों की तरह कोई पेपर दिया जाता है जो पहले महकमे औकाफ से अटेस्ट होके आता है कि हाँ इसके बाहर बात नहीं करनी। उसके पास माइक होता है और अपने अल्फाज होते हैं, वो कुछ भी बोल सकता है। मगर इसके बावजूद जो सेक्टेरियन किलिंग्स है वो हमारे यहाँ पीक पर है, और इसकी वजह से दुनिया भर में हम पोर्ट्रे भी होते हैं नेगेटिवली। पहले वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में हमने बहुत ज़्यादा मसाजिद पे हमले और इस तरह की चीज़ों की वजह से नेगेटिव इमेज हमारा हुआ। फिर माइनॉरिटीज़ पर हमले, इसमें हिंदू कम्युनिटी है, सिख है, क्रिश्चियन है, इन लोगों के साथ सलूक। और फिर विद इन हज़ारा किलिंग्स जो है सेक्टेरियन किलिंग, जो बिल्कुल प्लान किलिंग है, जिसमें शिया कम्युनिटी वालों को पूरी पूरी आबादी को मारा गया। तो अभी रिसेंट वाक़ये से पहले तो जो कोयले की कान में हुई थी, इससे कबल गालिबन 2011 या 12 का साल था, जब कोयटा में इनकी एक पूरी बस्ती को अ, धमाके से ख़त्म किया गया था, जिसमें मासूम बच्चे थे छोटे छोटे, वो भी निशाना बने थे। इसी तरह अच्छा, इसमें कुछ प्रॉक्सीज़ भी हैं, कुछ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भी है, और कुछ लोगों को उभारा भी जाता है। और ये चीज़ पाकिस्तान के हवाले से बहुत नेगेटिव पोर्ट्रे होती है, और इसी की बेस पे हम पे FATF की तलवार भी लटकी हुई है, जिसकी वजह से हम पर कुछ सेंक्शंस लगे हुए हैं, हम ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ रहे। और उसका असर है कि हमारा जो पासपोर्ट है वो भी पूरा परफॉर्म कर रहा है, और उसकी वजह से हमारी जो दुनिया में एक वैल्यू है वो बहुत कम है, बहुत हकारत की नज़र से देखा जाता है। क्योंकि देखें एक तो है ना कि आपके पास प्रूफ है, एक बंदे ने ब्लेसफेमी की तो उसको कोर्ट में लाए, चीज़ें करें, सब कुछ करें। एक एक बंदा किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दे और उसको मार दे, तो अब कहने को तो लोग उसको सपोर्ट कर रहे होंगे क्योंकि वो कहेगा इसने तो गुस्ताख को मारा है, लेकिन ये कौन प्रूव करेगा कि वाकई उसने गुस्ताखी की थी या नहीं की थी? इसका भी एक एविडेंस होना चाहिए। तो इस तरह के लॉस मिसयूज़ हो जाते हैं। हमारी कौम वैसी जज्बाती है, इस तरह के कानून को दे दें तो वो देर नहीं लगाती इसको मिसयूज़ करने में, अपनी बरादरी की दुश्मनियाँ या अपनी ज़मीनी दुश्मनियाँ जो हैं वो इस चीज़ों पर इस्तेमाल कर लेती हैं। ये अगर आप पढ़ें ना, इन दिसंबर जुनैद हफीज़, a professor accused of blasphemy was sentenced to death by a court in Multan. He has been imprisoned since 2013, spending much of that time in solitary confinement. इसको स्टेट ने दिया था, तो जाहिर सी बात है उसके लिए इस तरह के बंदे के लिए जेल ही सेफ जगह है, क्योंकि अगर वो बाहर आएगा तो अवाम उसको मार देगी। तो ब्लेसफेमी के ऊपर हमारी हुकूमत को चाहिए कि एक वाज़ेह लकीर खींचे, जिसमें जिसकी वजह से इसको प्रॉपर यूज़ किया जा सके। राइट टू हेल्थ, अच्छा ये भी एक ह्यूमन राइट्स वायलेशन है हमारे, कि हर इंसान को सेहत का हक है और प्रॉपर इलाज का, और दवाइयाँ जो बुनियादी सेहत की चीज़ें हैं वो उसको एक्सेस होनी चाहिए, जिसको बहुत वायलेट किया जाता है। वर्कर्स राइट नहीं है, आए दिन हड़ताल चल रही होती है। अभी पिछले हफ्ते की बात है, प्रेस क्लब के बाहर
मास्टर जो थे वो 2 हफ्ते से एहतजाज कर रहे थे कि उनको परमानेंट नहीं किया गया इतनी जॉब के बाद, और 1500 नई वैकेंसीज अनाउंस कर दी। तो इसके पीछे भी करप्ट जहन है जो नई जॉब अनाउंसमेंट के ज़रिए पैसा कमाता है। और 2013 और 13 की अपॉइंटमेंट्स अभी तक नहीं हुई हुई हैं बहुत से महकमों में, 10 के एडवर्टाइजमेंट आए हुए हैं। तो इस हवाले से वर्कर्स राइट भी बहुत अब्यूज़ हो रही है। तो ये सब बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं। इसके अलावा भी मज़ीद हैं जो आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। अच्छा, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स के हवाले से मैंने आपको बता दिया था क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ये एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है, ये इंडिया में लिखा गया है, और जब आपका मुखालिफ आपके ख़िलाफ़ लिखता है तो वो आपके लिए भला कर रहा होता है, क्योंकि वो आपके असल आपके जो जराइम और चीज़ें हैं ना वो आपको बता रहा होता है, निशानदेही कर रहा होता है। तो उसको हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। हाँ, जो चीज़ें प्रोपेगेंडा की हैं वो आप उसको बेशक साइड पे कर दें, लेकिन वो ऐसी बातें ज़रूर पिन पॉइंट कर लेता है जिसको आप ठीक करके अपनी बेहतरी कर सकते हैं। तो इस आर्टिकल को अगर आप लोग पढ़ें तो इसका लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा जो इंटरेस्टेड हो, वरना इसको नाम आप देख सकते हैं कि ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, और ये वहाँ के आर्म फोर्स के बंदे ने लिखा है। अच्छा, ये खातून मेजर है, मेजर संगीता तोमार। तोमार, अच्छा ये राजपूत साहब हैं, तोमार। इंट्रोडक्शन है इसमें, ये सिर्फ इंटरेस्टिंग लोगों के लिए, कैसे जिसको इंटरेस्ट हो, वरना इसका सब्जेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने आप लोग को ट्वीट्स भी बता दिए थे। अब मैं देख रहा हूँ टाइम आज फिर लेक्चर का ख़त्म होने जा रहा है, और ये स्लाइड्स वैसे ही पड़ी हुई हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो भी मैं देख लेता हूँ किसके ऊपर है। अगर ह्यूमन राइट्स के ऊपर ये तो हम उसमें कवर कर लेंगे क्योंकि ये डिटेल टॉपिक्स हैं। अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हकूक़ का एलामिया। तो हम कोशिश करेंगे कि उन स्लाइड्स को अगले लेक्चर में कवर कर लें, और फिर यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है उसको स्टडी कर लें। क्योंकि 3 मिनट रह गए, मैं आप लोग को ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। इसमें माइनॉरिटीज़ के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से एक रिपोर्ट है जिसमें क्रिश्चियन, सिख और हिंदूज़ के हवाले से हैं जो 17.5% है। इसके अलावा इनके बारे में जो बताया गया इनके साथ क्या होती है, इसके इश्यूज़। तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, उनके जो मंदिर वगैरह उस पे हमले का इश्यूज़ है, अनएम्प्लॉयमेंट है, लैक ऑफ एजुकेशन है। गवर्नमेंट सेक्टर्स में तो इनका कोटा मौजूद है चीज़ें, लेकिन प्राइवेट इदारों में जहाँ है आज भी वो लोग कोशिश करते हैं कि जॉब ना दे, कि सिर्फ इसलिए कि दूसरे मज़ाहिब के। और कई मौके पे मैंने देखा कि लोग इसलिए नहीं कहते हैं कि यार इनको ले आओगे तो फिर इनका गिलास अलग करना पड़ेगा या प्लेट अलग करनी पड़ेगी। वो इस तरह नहीं सोचते हैं कि इस तरह इनके जहन पे क्या असर पड़ेगा। कि अपने आप को जो बंदा पाकिस्तान के लिए कुछ करना भी चाहता है, मुँह पे वतन भी है, वो इस तरह की जब डिस्क्रिमिनेशन देखेगा तो वो क्यों इस मुल्क से मोहब्बत करेगा फिर। एजुकेशन सेक्टर में आपको पता ही है लोग बहुत नीचे हैं, और ज़्यादातर लेबर वर्क या क्लरिकल या उससे भी निचला काम सफाई सुथराई का ये लोग कर रहे होते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ भी बहुत कम है, हर जहाँ सबसे ज़्यादा अक्सरियत में वहाँ आप देख सकते हैं क्या हाल है। उसके अलावा इसने इश्यूज़ बताए हुए क्या है, माइनॉरिटीज़ के राइट बताएं क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, रिलीजन हमारा क्या कहता है। सबसे अहम तो ये बात है कि इस्लाम क्या कहता है कि माइनॉरिटीज़ को क्या हकूक़ देने, क्या हम उस पर भी अमल करते हैं या नहीं करते। फिर फाउंडर ऑफ कायद अज़म ने उनके बारे में क्या कहा, फिर हमारे आइन ने क्या कहा। इसके अलावा उनके मैरिज एक्ट के हवाले से, इक्वल एम्प्लॉयमेंट इनको देने के हवाले से, लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से। इसी तरह इनकी वजूहत है कि इंडिया ने इनके लिए आज माइग्रेशन खोली हुई है और अलाउ किया हुआ है कि अगर वो चाहें तो उनको वहाँ की नेशनलिटी मिल सकती है। तो हमें ख्याल करना चाहिए इस चीज़ का कि हमारे लिए सॉफ्ट इमेजेस होते हैं ये लोग, इनके साथ करने से हम एटलीस्ट दुनिया को बता सकते हैं कि देखें एक इस्लामी मुल्क में माइनॉरिटीज़ के साथ कैसा सलूक किया जाता है, और उसके बेस पे हम उन लोगों को कायल कर सकते हैं कि जिन मुल्कों में मुस्लिम्स माइनॉरिटी में, कि आप देखो हमसे कुछ सबक सीखो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसे कर रहे हैं तो आपको भी क्या करना चाहिए। अच्छा, इनकी डिमांड्स ये हैं, टाइम की शॉर्टेज है तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा इसको, आप लोग को पूरी स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। मैं ये स्लाइड शेयर कर लूँगा आप लोग के साथ गूगल क्लासरूम के अंदर, वहाँ आप लोग इसको आराम से पढ़ेगा। ये है इनकी बातें, और अगली स्लाइड देख लेते हैं जल्दी से। ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान के हवाले से, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
या आप सब्जेक्ट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको पढ़ सकते हैं। इसमें डेफिनेशन है इसके, इसको हम पढ़ लेंगे ह्यूमन राइट चार्टर के साथ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इसको पढ़े बगैर हमारा क्या कहते हैं अगला वो पूरा नहीं होगा। तो हम आज का क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, ताकि इस अ, इस वीडियो के लेक्चर का क्वेश्चन है। अच्छा, बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, आप लोग क्या समझते हैं कि हाउ कैन मीडिया रिस्टोर ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान? अब मीडिया से मेरी मुराद इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या सिर्फ मैगज़ीन वगैरह नहीं है, बल्कि आप सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग खुद इंडिविजुअल सतह पे क्या समझते हैं कि आप मीडिया का क्या रोल प्ले कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, कि पाकिस्तान में जो इश्यूज़ हैं ह्यूमन राइट्स के वो रिज़ॉल्व किए जाएँ। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पैसे के बगैर कुछ बोलता नहीं है, और प्रिंट मीडिया का भी ये हाल है, उनको इश्तिहारात चाहिए, मिर्ची वाली ख़बरें चाहिए, सियासी ख़बरें चाहिए, ह्यूमन राइट्स की बिल्कुल इग्नोरेबल ख़बरें होती हैं। तो ऐसा क्या रोल प्ले किया जा सकता है सोशल मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोग बताएं, जो इन्फ्लुएंशियल हो, जिसका असर हो, जिसकी वजह से लोग एक्शन करें। उसके लिए ऑब्वियसली ट्रेंड्स चलेंगे, और मगर होता ये है कि ज़्यादातर जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो वो लोग लेफ़्ट से एसोसिएट हो जाते हैं, तो लोग उनको फिर एंटी पाकिस्तान और इस तरह की चीज़ों से एसोसिएट करके उनकी बात नहीं सुनते। लेकिन कुछ चीज़ों की अगर वीडियोस आ जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे होती है। तो आप लोग बताएं, बीइंग अ मीडिया स्टूडेंट, आपके जहन में क्या है, हम ऐसा क्या करें जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन है वो पाकिस्तान में ना हो? तो ये आज का क्वेश्चन है, इस पे आप लोग कमेंट्स करें।